नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। बीपीएससी हिंदी साहित्य है, ऑप्शनल पेपर है, उसकी मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, ये वो तकनीक है जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसका प्रयोग करके हिंदी साहित्य में मैंने 71% अंक प्राप्त किया था और मैं चयनित भी हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। तो 60वीं से 62वीं के बाद से हम लोग जानते हैं, 60वीं के बाद 60वीं के समय से लेकर ही क्या है कि हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र है या जो ऑप्शनल पेपर है वह 300 अंकों का हो चुका है। और 300 अंकों में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र का जब विश्लेषण करते हैं तो क्या पाते हैं कि उसमें 150 के 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में 6 प्रश्न होते हैं और खंड ख में भी 6 प्रश्न होते हैं। तो अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए जो मेरी पहली तकनीक है वह है कि जो सिलेबस है आपका उसका आप गहनतम रूप से विश्लेषण करें और इस क्रम में प्रश्नों का चुनाव सही ढंग से करें। यानी किस टॉपिक से आपको प्रश्न का चुनाव करना चाहिए इसको आप अच्छे से लेकर देखें। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। 2 खंड है जैसा कि मैंने बताया था। पहले खंड में जो है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास है। तो पहले खंड क में भी 2 खंड है। क में आप हिंदी भाषा का इतिहास और ख में आप हिंदी साहित्य का इतिहास ले सकते हैं पहले खंड के अंतर्गत। हिंदी भाषा के इतिहास में कुल मिलाकर आपको 8 टॉपिक है और साहित्य के इतिहास में आपको 6 टॉपिक हैं। मेरा सुझाव यह होगा कि आप जो 3 प्रश्न जो आपको खंड क से करने हैं, पहले वाले भाग से जो आपको करने हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा के इतिहास में से, उसमें 2 प्रश्न का चयन जो है आप ये भाषा के इतिहास से करें। 2 प्रश्न आप यहाँ से लें और 1 प्रश्न जो है आप साहित्य के इतिहास से लें। भाषा के इतिहास में क्या है, टॉपिक 8 हैं, टॉपिक सीमित है पहला। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि प्रश्न जो होते हैं यहाँ से रिपीट होते हैं। तीसरा, ये जो अंकदायी होता है, काफ़ी ज़्यादा अंकदायी होता है। चौथा क्या है कि इसमें आप टेबल फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रश्नों की संख्या सीमित है और इसमें दोहराव की प्रवृत्ति भी अधिक है। प्रश्न भी अपेक्षाकृत, चूँकि दोहराव हो रहा है, उनका संख्या सीमित है, तो प्रश्न भी अपेक्षाकृत हिंदी साहित्य के इतिहास से आसान होते हैं। तो खंड क में आप क्या करें कि भाषा के इतिहास से 2 प्रश्न लें और साहित्य के इतिहास से 1 प्रश्न लें। साहित्य के इतिहास में भी आप देखेंगे तो उसमें भी 2 है, एक गद्य साहित्य का इतिहास है, दूसरा पद्य साहित्य का इतिहास है। गद्य साहित्य के इतिहास में क्या है, गद्य विधाओं का विकास मूलतः दिखलाया गया, हिंदी नाटक, कहानी, रंगमंच इत्यादि का विकास। मेरी सलाह यह होगी कि आप इसको न छुएं, इसको न लें, क्योंकि आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आप हिंदी कहानी का विकास से लेकर चलेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और उत्तर लिखने के क्रम में आप समानुपातिकता का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। हो सकता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी को आप पूरा लंबा लिख दें या प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पर आप विस्तार से लिख दें और उसके बाद जो है अगला खंड है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, जो है नई कहानी, उसमें आप छोटा छोटा लिखें। तो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं और जो 1 सवाल इसमें से करना है वो पद्य का इतिहास से ले सकते हैं। तो 2 और 1 3 इस तरह से इसमें प्रश्न हो गए। अब इसके खंड ख में क्या है, खंड ख में भी हम लोग देखते हैं कि एक गद्य है और एक पद्य है। तो पहले हम लोग गद्य का विश्लेषण करेंगे। गद्य में जो मेरा पहला सुझाव होगा कि सबसे पहले जिस प्रश्न को उठाएं वह नाटक से उठाएं। नाटक में भी आप 2 है, जैसा कि आप जानते हैं, अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त। अगर इन दोनों में से कोई एक तय करना हो, अगर दोनों से सवाल आया हो तो आपको अंधेर नगरी का प्रश्न करना चाहिए। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अंधेर नगरी के प्रश्न जो होते हैं अपेक्षाकृत आसान होते हैं, ठीक है, और इसमें सवाल जो है क्या आएगा, कथ्य, प्रासंगिकता इत्यादि से ही जुड़ा हुआ सवाल आता है। चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है नाटक में वह अपेक्षाकृत कठिन होता है। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि, राष्ट्रीय चेतना इत्यादि को आधार बनाकर सवाल इससे पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त की रंगमंचित्या इत्यादि भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक लेना हो तो आप अंधेर नगरी को लेंगे। गद्य में से आप क्या है, इसमें भी आपको 3 सवाल करने हैं खंड ख से। तो गद्य से आप 1 सवाल करें और पद्य से आप 2 सवाल चुनें। गद्य में अगर किसी एक को चुनना हो तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं नाटक से दूंगा। नाटक से अंक भी अधिक आते हैं और अगर नाटक में इन दोनों से सवाल आए हुए हों तो मेरी सलाह है कि आप अंधेर नगरी से सवाल चुनें। दूसरा विकल्प मैं दूंगा आपको उपन्यास। अगर उपन्यास से सवाल आया है तो आप उपन्यास से सवाल करें दूसरे नंबर पर। अगर नाटक से नहीं आया है, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध से आया है गद्य में,
तो आप उपन्यास से सवाल को चुने। उपन्यास भी दो इसमें है, एक है गोदान, एक शेखर एक जीवनी। गोदान से अपेक्षाकृत जो मेरी समझ है प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं। लगता होगा कि गोदान अरे बीए में भी पढ़े, एमए में भी पढ़े, आसान है, लेकिन गोदान से सवाल जो है थोड़ा कठिन होता है, ये मेरी समझ है। कोटेशन आधारित इस पर सवाल होता है, ठीक वैसे ही जैसे कबीर से पूछा जाता है। किसी बड़े व्यक्ति का कोटेशन गोदान के संदर्भ में दिया रहेगा और उससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाएंगे। शेखर एक जीवनी से आम तौर पर, हालांकि ये विरोधाभासी या आप इस पर विवादित आपको लग सकता है, लेकिन आम तौर पर शेखर एक जीवनी जितना क्लिष्ट जटिल उपन्यास है, इससे आने वाले सवाल जो हैं लगभग सीमित हैं और काफ़ी सरल होते हैं। चरित्र चित्रण इसका मूल रूप से इसमें आता है। शेखर का चरित्र चित्रण करे, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करे, वैयक्तिक उपन्यास होने के साथ ही साथ इसमें सामाजिकता का भी समावेश है। इस तरह के सवाल ही आपको कुल मिला जुला कर आते हैं। तो दूसरी प्राथमिकता आप उपन्यास को देंगे, तीसरे नंबर पर आप कहानी संग्रह को देखेंगे और चौथे नंबर पर निबंध से, अगर इनमें से कोई ना आया हो तब निबंध से देखें, लेकिन ऐसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती कि केवल निबंध से सवाल आए आपको गद्य सेक्शन में, तो निबंध वाला जो आपको है वो छोड़ देना है। तो यानी कि इस खंड ख में जो कि 150 अंक का है, इसमें जिसमें गद्य और पद्य दोनों से सवाल आते हैं, तो गद्य से आप यहाँ एक सवाल करें। और फिर अब हम लोग आते हैं पद्य में। पद्य में हम लोग क्या देखते हैं कि 6 कवि हैं, 3 पहले के और 3 आधुनिक युग के। आपको कबीर, शूर, तुलसी और प्रसाद निराला, मुक्तिबोध, निराला से लगभग हर साल सवाल आते हैं। निराला आप तैयार करके जाएं। कबीर पर भी जो है कोटेशन आधारित प्रश्न होता है और आमतौर पर इन पर पूछे जाने वाला सवाल काफ़ी जटिल होता है, लेकिन पिछले 2 बार से मैं सवाल देख रहा हूँ तो क्या है सॉरी कि पिछले 2 बार से कबीर पर आसान सवाल आ रहे हैं। तो इनमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चयन कर सकते हैं। तो पद्य से यहाँ 2 सवाल लें, गद्य से यहाँ 1 सवाल लें, 2 और 1 3 हो गया। और क्या है इसमें जो है खंड क वाले में आप भाषा के इतिहास से 2 सवाल लें और साहित्य के इतिहास से 1 सवाल लें, तो 3 3 6 सवाल, 50 अंक, 300 अंक हो गए। तो इस प्रकार से पहली जो सावधानी है कि प्रश्नों का सही चयन करें। सही प्रश्नों का चयन आपको हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक लाना सुनिश्चित करेगा। अब अन्य जो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है वो यह देखना है कि उत्तर में जो है आप क्या करें, फ्लो चार्ट बनाएं। अगर टेबल वगैरह बना सकते हैं, भाषा के इतिहास में आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाएं, टेबल बनाएं, जितना अधिक से अधिक सजा सकते हैं वह करें। एवं तुलनात्मक अप्रोच रखें। उत्तर देने के क्रम में आप तुलनात्मक अप्रोच रखें। व्याख्या कैसे करें, मैंने इसको बताया कि व्याख्या के क्रम में किन किन चीज़ों से आप तुलना कर सकते हैं, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। तो उत्तर में आप टेबल बनाएं, फ्लो चार्ट इत्यादि बनाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ ध्यान दें, व्याख्या अगर आया हो तो व्याख्या आप जरूर करें, क्योंकि व्याख्या में आप 80% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्याख्या में क्या होता है, 1 सवाल रहता है और उसमें 2 सवाल दे दिए जाते हैं। अगर दोनों ही सवाल पद्य से हैं तो करें, उसमें आपको अधिकतम अंक आएंगे। अगर 1 सवाल गद्य का दे दिया है तो कोशिश करें कि दूसरा सवाल ही करें, या व्याख्या अगर गद्य से दिया है तो उसे छोड़ दें। लेकिन अगर पद्य से व्याख्या दिया है तो आप उसे जरूर से जरूर करें, आपको उसमें अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। वर्तनीगत अशुद्धियाँ और क्या है, वर्तनीगत अशुद्धियों पर ध्यान दें, काट कूट न करें। जब आप लिखें तो मन में कंसेप्ट को क्लियर रखें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर यह क्लियर रहेगा तो काट कूट जो आप करते हैं वाक्य संरचना बनाने, वाक्य बनाने में, वह कम से कम होगा। मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं लिखने के क्रम में जो है शब्द चयन 5-6 शब्द आ जाते थे, एक लिखता था, फिर मुझे लगता था कि अरे सही नहीं है, काट के दूसरा लिखता था। इससे बचें। और जब कंसेप्ट विचार क्लियर रहेगा तो आपके वाक्य जो हैं वो आपको ज़्यादा काट कूट उसमें नहीं दिखेगा। वर्तनीगत अशुद्धियों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उत्तर का जो लेंथ है वो 600 से 800 शब्दों को तक रखें, 5 से 6 पृष्ठ तक रखें आप उसको। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो लेकिन छोटा भी ना हो। तो 600 से 800 शब्दों में उत्तर दें, क्योंकि लेंथ का मायने बिहार में रखता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पहले जब 2 पेपर हुआ करता था 200-200 अंकों का, तो हिंदी साहित्य में भाषा के इतिहास जिसमें बहुत अधिक अंक आते हैं, उसमें मुझे मात्र 138 या कुछ अंक आए थे। हालांकि यह भी मात्र नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में जिसमें कि वो हिंदी ये गद्य होता था और पद्य होता था, उसमें टेक्स्ट जिसमें होता था उसमें मुझे 151 अंक आए थे 200 में। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले में मैंने गलती ये की थी कि 40 अंक का उस समय आता था, टिप्पणी लिखने के लिए 250 शब्द में लिखा रहता था कि लिखिए, मैंने बस 2 पृष्ठ ऐसे और ऐसे लिखकर छोड़ दिया था। जबकि 25 अंक सबसे बड़ा उसमें होता था, सबसे बड़ा अंक 40 अंक का होता था, तो उसको 5-6 पेज में लोग लिखते थे, मैंने 2 ही पेज में लिखा था।
कहने का मतलब है कि 660 शब्दों में आप संतुलित उत्तर लिखिए। उत्तर बिहार में बहुत छोटा ना हो, बहुत बड़ा ना हो तो छोटा भी ना हो। और अंतिम है कि कुछ प्रश्न, जब आप प्रश्न पत्र का, जैसे आप सिलेबस का, जैसे मैं पहला सुझाव है गहन विश्लेषण करें, वैसे ही आप प्रश्न पत्र का गहन विश्लेषण करें। और जब गहन विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, अल्टरनेट ईयर पर आते रहते हैं। ऐसे 8-10 प्रश्न, 5-6 प्रश्नों को आप छांट लें, उनको अच्छे से पहले से तैयारी करके रखें, नोट्स बनाकर, और वहाँ पर जब सवाल हो आए तो, और पहले से उसको गेस कर ले कि इस साल इसके आने की संभावना है, और जब वो आए तो आप जाकर वहाँ अधिक से अधिक लिख दें, छाप दें, अच्छे से नोट्स पहले से बना कर रखें। जैसे राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, ये एक है। दूसरा है अवधि का विकास और फिर ब्रज का विकास, इसमें भी अल्टरनेट ईयर में आता रहता है, और आमतौर पर उनके साथ कोई कुछल्ला सा प्रश्न दे दिया जाता है। तो यह मेरी कुछ ट्रिक्स एवं टिप्स थे कि हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। इसको अगर समराइज रूप में देखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्नों का सही चयन करें। और इस क्रम में मैंने बताया कि भाषा से आप 2, खंड क में भाषा से आप भाषा के इतिहास से 2 लें, साहित्य के इतिहास से 1 लें। फिर खंड ख में जो है 150 अंक का जो होता है उसमें आप क्या करें, पद्य से 2 लें, गद्य से 1 लें। यहाँ पर एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सबसे अंत में सबसे प्रमुख बात क्या है कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, आप अपनी मजबूती पर ही खेलें। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ गद्य छोड़कर पद्य पर करें, पद्य पर करें, लेकिन मेरी खुद की रुचि गद्य में ज़्यादा थी और मैं 2 और 1 का जो रेशियो होता था 2 मैं गद्य से ही चुनता था। गद्य से मैं ज़्यादा प्रश्न करने में रुचि रखता था। तो अंतिम मेरा सुझाव यह भी है कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे। आई होप, अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसको देखने के बाद और आप जब इसको लागू करेंगे अपने आंसर राइटिंग के क्रम में, मेंस मुख्य परीक्षा में, तो निश्चित रूप से मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।